चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐसा लीडर चाइना का पहला डिक्टेटर बना जिसने नरसंहार और वायलेंस के मामले में हिटलर जैसे डिक्टेटर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। जब खाने को कुछ नहीं मिला तो लोग कीड़े मकोड़े, झाड़ की पत्तियां, जीव जंतु, यहां तक कि इंसानों को भी मारकर खाने लगे। 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया और इस पॉलिसी का विरोध करने वाले लगभग 2 मिलियन लैंडलॉर्ड्स यानी कि लगभग 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया, किसी को मार दिया गया। यह ऐसा समय था जब चाइना इकोनॉमी के मामले में इंडिया से भी पीछे था। एक ऐसा दौर था जब चाइना दाने दाने के लिए तरस रहा था। चाइनीज जनता घास फूस और कीड़े मकोड़े खाने के लिए मजबूर हो गई थी। भुखमरी के कारण लाखों करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए थे। लेकिन फिर चाइना में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो इंडिया से हर चीज में आज इतने आगे निकल गया है। वेल, दिस इज इंडिया वर्सेस चाइना इकोनॉमी वॉर केस स्टडी। आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे कि वो सारे फैक्टर्स कौन से थे, वो पॉलिसीज कौन से थे, वो रीजंस कौन और वो लीडरशिप क्वालिटीज कौन सी थी जिनके कारण चाइना तो बुलेट ट्रेन बन गया लेकिन इंडिया आज भी गटर ट्रेन की तरह काम कर रहा है। बट इससे पहले आप इस वीडियो में आगे बढ़ो। वीडियो में अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए इस टॉपिक को बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरे चाइना के इतिहास को। पौराणिक इतिहास और संस्कृति वाले चाइना और इंडिया दोनों ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से गिने जाते हैं और दुनिया के विकास में दोनों ही देशों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां चाइना ने दुनिया को गन पाउडर, प्रिंटिंग, पेपर करेंसी, व्हील बैरो, ब्यूरोक्रेसी जैसी चीजें दी, वही इंडिया ने दुनिया को मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, नॉलेज और योगा जैसी चीजें दी। दोनों ही देश फाइन क्वालिटी के टेक्सटाइल्स, स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर, स्पाइसेस, सिल्क और रॉ मटेरियल के मेजर एक्सपोर्टर रहे हैं। समुद्र और व्यापार दोनों में इनका अच्छा खासा दबदबा था। इनके शिप्स दुनिया भर में सेल किए, अपने जो शिप्स हैं उनको सेल किया करते थे। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसन के अनुसार ईयर 1700 एडी में चाइना की जीडीपी 18 मिलियन और इंडिया की जीडीपी उस समय 19 मिलियन इंटरनेशनल डॉलर्स थी, जो उस समय पूरे यूरोप की जीडीपी से कहीं ज्यादा थी। यानी अगर देखा जाए तो इंडिया प्राचीन समय में केवल चाइना से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से कहीं ज्यादा अमीर था। लेकिन फिर विदेशी ताकतों ने इन दोनों देशों की कमर तोड़ करके रख दी। चाइना में जापानीज अटैक्स और सिविल वॉर और इंडिया में ब्रिटिश अंपायर, इन सभी ने मिलकर इन दोनों देशों को अंदर से खोखला कर दिया। एंगस मेडिसन के डेटा के अनुसार ईयर 1700 में इंडिया के पास वर्ल्ड जीडीपी का 27% शेयर था, जो कि 1950 तक केवल 3% रह गया था। ऐसा लगता था कि जैसे अंग्रेजों ने इंडिया की वेल्थ को स्ट्रा से नहीं बल्कि पाइपलाइन बिछाकर पूरी तरीके से चूस लिया हो। इन दोनों स्ट्रगलिंग देशों की कहानी में नया चैप्टर शुरू होता है लेट 1940 में, यानी 1947 में आजादी के बाद। जहां इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन बना, वहीं 1949 में सिविल वॉर खत्म होने के बाद चाइना बना एक डिक्टेटरशिप नेशन। यानी दोनों में जमीन आसमान का अंतर। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक ऐसा लीडर चाइना का पहला डिक्टेटर बना जिसने नरसंहार और वायलेंस के मामले में हिटलर जैसे डिक्टेटर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। इस डिक्टेटर का नाम था माओ जेडोंग। अपने सनकीपन के कारण माओ ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनसे बहुत ज्यादा भयानक परिणाम निकले। माओ बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़कर विशेष रूप से वेस्टर्न कंट्रीज को बायकॉट करके चाइना को एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनाना चाहता था। लेकिन माओ की ऊट पटांग पॉलिसीज की वजह से चाइना आत्मनिर्भर तो छोड़िए आदमखोर चाइना बन गया। दरअसल हुआ यह कि माओ ने लैंड्स रिफॉर्म की नीति के अंतर्गत सभी बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जमीनें बिना जमीन वाले फार्मर्स और लेबरर्स के बीच में बांटने का आदेश पारित कर दिया और इस पॉलिसी का विरोध करने वाले लगभग 2 मिलियन लैंडलॉर्ड्स यानी कि लगभग 20 लाख लोगों के सर कलम करवा दिए गए। इसके बाद माओ ने द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत देश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने के लिए पब्लिक को आदेश दिया कि वो अपने घरों में स्टील और आयरन की भट्टियां लगाना शुरू कर दें और खेती छोड़कर इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करें, यानी खेती बाड़ी छोड़ो और फैक्ट्री लगाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यह कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी तो कामयाब हुई नहीं, लेकिन इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत बड़ा असर पड़ा और इसके चलते चाइना को फूड शॉर्टेज का भी सामना करना पड़ गया। यह माओ को लगा कि फूड शॉर्टेज का कारण पक्षी है, इसलिए माओ के आदेश पर चाइना में स्पैरो अभियान चलाया गया जिसमें करोड़ों पक्षियों को मार दिया गया। लेकिन इसके बाद हालात बद से बदतर हो गए। पक्षियों की संख्या कम होने की वजह से कीड़े मकोड़ों ने बची खुची सारी फसल बर्बाद करके रख दी और चाइना में भुखमरी अपनी चरम पर पहुंच गई थी। जब खाने को कुछ नहीं मिला तो लोग कीड़े मकोड़े, झाड़ की पत्तियां, पेड़ पत्तियां, जीव जंतु, यहां तक कि इंसानों को भी मार कर खाने लगे। अब इस भुखमरी में लगभग 45 मिलियन लोग मारे जा चुके थे। इसके बाद चाइना में माओ डोंग के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि माओ डोंग बिल्कुल सनकी था। उसने कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले थे उनको ढूंढ ढूंढ कर मरवाना शुरू कर दिया। अब 1966 से 76 तक लगभग 10 साल के इस कल्चरल रेवोल्यूशन में करोड़ों बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। माओ डोंग कितना
कितना बड़ा दरिंदा था, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में मरने वालों की संख्या 60 मिलियन के आसपास थी, लेकिन अकेले माओ डोंग की डिक्टेटरशिप के कारण चाइना में मरने वालों की संख्या 80 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच चुकी थी। इसीलिए मैंने कहा था कि हिटलर और स्टालिन माओ के आगे कुछ नहीं थे। 27 सालों तक लंबा राज करने के बाद भी माओ चाइना की जीडीपी में कुछ खास सुधार नहीं कर पाया। फाइनली 1976 में जाकर माओ डोंग का निधन हो गया और उसकी मौत हो गई, और 1978 में चाइना में फाइनली एक ऐसा लीडर आया जिसने चाइना को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि 1947 से लेकर 1978 तक इंडियन लीडर्स ने ऐसा क्या किया, क्या बीज बोए कि जिसकी वजह से इंडिया इस तरीके से है। आजादी के बाद नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पीएम बनते ही उन्होंने खस्ता हालत में पड़े हमारे देश भारत को सच में बखूबी संभाला। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट से लेकर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तक, इंडस्ट्रियल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट तक, सभी सेक्टर्स को पुश करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की। अब भारत नहीं चाहता था कि अब कोई भी बाहर की कंपनियां इंडिया में व्यापार के नाम पर आए और अपनी हुकूमत जमाने की कोशिश करें, तो इसीलिए इंडिया ने स्ट्रिक्ट फॉरेन पॉलिसीज और ट्रेड रेगुलेशन को लागू कर दिया, यानी विदेशी कंपनी और निवेश पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई ज्यादा खास सुधार नहीं हुआ। अब नेहरू जी के बाद शास्त्री जी और शास्त्री जी के बाद इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले तो बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ाने और गरीबी हटाने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई। लेकिन उसी समय देश में खाने की शॉर्टेज पड़ गई और कई राज्यों में भुखमरी हो गई। देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे और इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग होने लगी। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया में वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। 21 महीने तक चले इमरजेंसी पीरियड के दौरान देश में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिन्हें देखकर लग रहा था कि भारत अब डेमोक्रेटिक नहीं बचा बल्कि डिक्टेटरशिप वाली कंट्री बन चुका है। और इसका विरोध करने वाले आम जनता से लेकर अपोजिशन लीडर तक सभी को फोर्सफुली जेल में ठूस दिया गया। न्यूज मीडिया की जो लिबर्टी थी उसको छीन ली गई। यहां तक कि स्लम क्लियरेंस के नाम पर झोपड़पट्टी में रहने वाले हजारों लाखों गरीबों के घर तोड़ दिए गए, यानी गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को ही हटा दिया गया। जब इंदिरा जी से इमरजेंसी लगाने का कारण पूछा गया तो उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस और नेशनल सिक्योरिटी जैसे कारण बताए। हालांकि सच तो कुछ और ही था। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को इलेक्शन में धांधली के आरोप में दोषी पाया, जिसके चलते जनता ने री इलेक्शन और इंदिरा जी से इस्तीफे की मांग की। और इसी मोमेंट पर जब इंदिरा जी को लगा कि उनकी कुर्सी खतरे में है तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इस तरह जनता इंदिरा गांधी को माओ डोंग से भी बड़ा डिक्टेटर करार कर देती है। उधर चाइना में माओ डोंग के बाद एक नया डिक्टेटर डेंग शॉपिंग चाइना की गद्दी पर बैठ चुका था। डेंग शॉपिंग माओ डोंग के कंपैरेटिव में ज्यादा एजुकेटेड, प्रैक्टिकल, डिप्लोमेटिक और विजनरी लीडर था। 1978 में चाइना की गद्दी पर बैठने के बाद डेंग ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सबसे पहले तो डेंग ने एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त कर दिया, फिर कुछ लोगों की टीम बनाकर यूरोप टूर पर भेजा। और यह कोई मौज मस्ती वाला टूर नहीं था बल्कि यह एक फैक्ट फंडिंग मशीन था। डेंग जानना चाहता था कि चाइना के बाहर की दुनिया कैसे काम कर रही है। मिशन से वापस लौटी टीम ने जब डेंग को यूरोपियन कंट्रीज के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफस्टाइल के बारे में बताया तो डेंग ये सुनकर दंग रह गया। उसके अंदर की क्यूरियोसिटी काबू से बाहर हो गई और फाइनली उसने जापान और सिंगापुर यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। और यात्रा के दौरान जापान के सिंगापुर के नजारों को देखकर डेंग हैरान और परेशान हो गया। उसे एहसास हुआ कि चाइना कितना पीछे छूट चुका है और दुनिया कितनी ज्यादा आगे निकल चुकी है। बस फिर क्या था, उसके अंदर कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने का जोश जाग गया। लेकिन यह काम डेंग अकेले नहीं कर सकता था। उसने अपनी टीम से जापान और सिंगापुर के खूबसूरत दृश्यों को कैमरे में कैद करने के लिए तुरंत कहा और फिर इन दृश्यों को चाइना के नेशनल टेलीविजन पर पूरे देश में दिखाया गया। अब ऐसे करने की वजह से चाइना की जनता किसी भी कीमत पर जापान जैसी डेवलपमेंट और अपने देश में चाहती थी। बस फिर क्या था, डेंग ने गन लोहे पर बिना संकोच किए हथौड़ा मारना शुरू कर दिया। डेंग शॉपिंग ने माओ के आत्मनिर्भर पॉलिसी को बदलकर ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और विदेशी कंपनियों के लिए चाइना के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। ट्रेड, बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए डेंग ने एक स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया, जिसके तहत विदेशी कंपनियां बिना किसी रोक टोक के चाइनीज मार्केट में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कर सकती थी। और फिर चाइना ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन फिर वही डेंग विदेशी कंपनियों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था, तो उसने डोमेस्टिक कंपनियों को बूस्ट करने के लिए रूल्स, रेगुलेशन और टैक्स रिफॉर्म करना शुरू कर दिया। डेंग ने बड़ी चतुराई से रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफी समय और पैसा खर्च किए बिना विदेशी प्रोडक्ट से इंस्पायर्ड होकर प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। मतलब रिसर्च ना करो, बस दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी करो और वैसा ही प्रोडक्ट अपने देश में बना दो और उन्हें सस्ते दामों पर बेचना भी शुरू कर दिया। और इसी तरह धीरे धीरे चाइना अपना माल एक्सपोर्ट भी करने लगा। डेंग ने सच में चाइना में सब कुछ बदल कर रख दिया, लेकिन चाइना को डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी में कभी नहीं बदला गया। डेंग हमेशा कहता था, इट डजंट मैटर वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट, इफ इट कैचेस रैट्स इट्स अ गुड कैट। जिसका मतलब यह है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में डेमोक्रेसी है या
या डिक्टेटरशिप, बस जनता खुश रहनी चाहिए। 1978 से 1991 तक डेंग के शासन ने चाइना की जीडीपी 99.5% की ग्रोथ रेट से 70 गुना ज्यादा तक बढ़ गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि जिस किस्म के बीज डेंग ने बोए थे उसका असली रिजल्ट तो ईयर 2000 के बाद दिखना शुरू हुआ। डेंग के बाद चियांग जोमिन और जियांग के बाद हु चितांग ने चाइनीज ड्रैगन की लगाम अपने हाथों में ली और इसे 7वें आसमान से सैर कराई। ईयर 1991 में जो चाइना की जीडीपी केवल 410 बिलियन यूएस डॉलर थी, वे इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ईयर 2000 में 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स, ईयर 2012 में 8 ट्रिलियन डॉलर्स और आज 2024 में 17 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तभी तो लोगों ने कहा कि व्हाट एन इनक्रेडिबल एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। वहीं दूसरी तरफ हम यानी कि इंडिया, जो आज 2024 में भी 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होने का ढोल पीट रहे हैं। अरे भाई, इतनी इकोनॉमी तो चाइना ने 2007 में ही खड़ी कर दी थी, विच मींस कि अभी भी हम चाइना से लगभग 20 साल पीछे हैं। और हम अभी और भी पीछे होते अगर 1984 में कंप्यूटर्स और 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किए गए होते। 1978 के बाद एक तरफ चाइना था जो ना केवल अपने पैरों पर खड़ा था बल्कि दौड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडिया था जो अपनी पुरानी पॉलिसीज के बोझ के तले जमीन पर रेंग रहा था। हालांकि 1984 में राजीव गांधी ने इंडिया में टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस किया और प्रमोट किया, जिससे इंडिया में आईटी सेक्टर का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश 1991 में भारत को इकोनॉमी क्राइसिस से गुजरना पड़ा। पुरानी नीतियों के चलते कंटिन्यूअल फिस्कल डिफिसिट यानी कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिससे सरकारी खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया गया। 50 अरब रुपए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 हफ्ते तक खर्च करने जितने पैसे बचे थे। तब इंडिया ने मजबूरन अपने गोल्ड रिजर्व गिरवी रखकर $200 मिलियन यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से और $405 मिलियन बैंक ऑफ इंग्लैंड से रेंट पर लिया। भारत सरकार के विशेष विमानों ने लंदन और स्विट्जरलैंड के दर्जन भर से ज्यादा चक्कर लगाए। विमानों से 67 टन से भी ज्यादा सोना गिरवी रखना पड़ा और देश को फाइनली बैंकक्रप्ट होने से बचाया गया। इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह को जाता है। और इस तरह की सिचुएशन देश में फिर से कभी क्रिएट ना हो, इसलिए 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने फ्यूज इकोनॉमी रिफॉर्म किए। एफडीआई और अट्रैक्ट करने के साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया और करप्शन को कम करने के लिए प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। इन सभी रिफॉर्म की वजह से सारे के सारे सेक्टर्स में सुधार देखने को मिला। 2012 में चाइना में जिनपिंग और 2014 में भारत में मोदी जी ने सत्ता की कमान अपने हाथों में ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री मोदी पद की शपथ लेते ही मोदी जी ने अपने रेजिडेंस जाने के बजाय अपने प्राइवेट जेट से बैठते हैं और वर्ल्ड टूर पर निकल जाते हैं। मोदी जी किसी मौज मस्ती वाले टूर पर नहीं गए थे, यह ऐसा अखबारों में कहा जाता है और देखने को मिलता है, बल्कि ही वाज ऑन अ फैक्ट फंडिंग मिशन जस्ट लाइक डिंग जियोपिंग, जैसे कि चाइना में हुआ था। मीडिया में खबरें छपने लगी कि क्या मोदी इंडिया के डिंग जियोपिंग बन जाएंगे। शुरुआत तो कुछ ऐसी ही हुई थी। मोदी जी ने पीएम बनते ही एक के बाद एक बोल्ड डिसीजन लेने की शुरुआत कर दी और 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे 500 और 1000 की करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे ऐसा घोषणा कर दिया गया। डैंग की तरह मोदी जी ने भी दुनिया के लिए इंडिया के गेट्स खोल दिए। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कई सारे प्रोग्रामों को लॉन्च कर दिया गया। मोदी और जिनपिंग दोनों ने 2012 से 14 के बाद अपने अपने देशों की इकोनॉमी को लगभग डबल कर दिया। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के मामले में भारत अभी भी बहुत पीछे है। हम अभी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बहुत ही पीछे चल रहे हैं। 2023 से 2024 में इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट से 776 बिलियन यूएस डॉलर्स थे और इंपोर्ट 850 बिलियन यूएस डॉलर है। इसमें 78 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डिफिसिट हुआ। वही बात अगर करें कि चाइना की, तो 2023 में चाइना के एक्सपोर्ट्स 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर थे और 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का इंपोर्ट उसने किया है। इससे 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उसे फायदा भी हुआ। जब तक इंडिया बनाकर बेचेगा नहीं तब तक इंडिया बढ़ेगा नहीं, ऐसी ही कहावत इंडिया के बीचों और लोगों के बीच में चलने लगी। कई सारे लोग प्रधानमंत्री ने इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मुद्रा लोन जैसी कई सारी स्कीमें लॉन्च कर दी। लेकिन हिंदुस्तान के युवा ने कहा कि हम यहां क्या पकौड़े तोलेंगे, क्या पकौड़े बेचेंगे, हमें सरकारी नौकरियां चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत एक सिंपल से सवाल से हुई थी। अगर 1970 और 80 के दशक में भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग समान थी, तो चीन ने ऐसा क्या किया कि वो भारत से इतना आगे निकल गया और भारत इतना पीछे क्यों छूट गया? ये एक सवाल है जो सभी के मन में गूंज भी रहा था। आई होप इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, क्योंकि जब इकोनॉमी भारत और चाइना की बराबर थी 70 के दशक में, तो भारत इतना पीछे क्यों चला गया और चाइना इतना आगे क्यों निकल गया? आई होप वीडियो में सभी को चीजें पसंद आई होंगी और वीडियो में आपको समझ में भी आया होगा। और वीडियो में समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।